नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा के बारे में। सुनने में शायद ये व्याकरण का एक सीधा साधा टॉपिक लगे, लेकिन असल में ये हर उस चीज का आधार है जिसे हम जानते हैं और पहचानते हैं। चलिए जरा इसकी कहानी में उतरते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल। जरा सोचिए, इस दुनिया में कोई भी चीज हो, इंसान हो, जगह हो, उसकी असली पहचान आखिर है क्या? वो कौन सी एक चीज है जो उसे बाकी सबसे अलग करती है? जवाब बहुत ही सिंपल है, उसका नाम। और व्याकरण की दुनिया में इसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। देखा जाए तो हर पहचान की नींव ही संज्ञा है। अब किताबी परिभाषाओं में उलझने की जगह आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। यकीन मानिए, ये कहानी संज्ञा के मुख्य प्रकारों को एकदम साफ कर देगी। मान लीजिए सड़क पर एक लड़की दिखाई देती है। जब तक हमें उसका नाम नहीं पता, वो हमारे लिए सिर्फ एक लड़की है, मतलब एक कैटेगरी, एक जाति। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि उसका नाम सोनम है, वो एक अनजान लड़की से एक खास व्यक्ति बन जाती है। और बस यहीं से हमें मिलती है संज्ञा की पहली किस्म, जातिवाचक संज्ञा। लड़की, पहाड़, नदी, ग्रह, ये सभी शब्द किसी एक के बारे में नहीं, बल्कि पूरी की पूरी जाति या कैटेगरी के बारे में बताते हैं। जैसे जब हम लड़की कहते हैं तो दुनिया की कोई भी लड़की हो सकती है, कोई खास नहीं। लेकिन जैसे ही हम उस लड़की को सोनम कहकर बुलाते हैं, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये एक स्पेशल नाम है जो किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या जगह की पहचान कराता है। जैसे हिमालय एक खास पर्वत है और पृथ्वी एक खास ग्रह। तो सीधी सी बात है, जातिवाचक मतलब जनरल और व्यक्तिवाचक मतलब स्पेशल। चलिए अब अपनी इस छोटी सी कहानी की दुनिया को थोड़ा और बड़ा करते हैं। सोनम की इसी कहानी में अब हम 3 और तरह की संज्ञाओं को जोड़ेंगे, यानी समूह, पदार्थ और भावना। अब जरा सोचिए कि सोनम अकेली नहीं है, बल्कि एक भीड़ का हिस्सा है। यहाँ भीड़ शब्द किसी एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि कई लोगों के ग्रुप के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बस इसी को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसके कुछ और बढ़िया उदाहरण हैं। सेना, जिसमें कितने ही सैनिक होते हैं, सभा, जहां कई लोग जमा होते हैं, या फिर एक दल, जैसे क्रिकेट टीम। ये सभी शब्द एक समूह का बोध कराते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कि सोनम ने सोने की बालियां पहनी है। यहाँ पर जो सोना है वो एक पदार्थ है, एक मटेरियल। दुनिया की हर वो चीज जो एक पदार्थ या द्रव्य है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना, दूध, पानी, लोहा, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम माप या तौल तो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर गिन नहीं सकते, हैं ना? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और आखिर में मान लीजिए कि ये सब देखकर किसी के मन में सुख या खुशी का एहसास होता है। ये एक भाव है, एक फीलिंग, जिसे छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बस इसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा और बचपन जैसी अवस्थाएं, हरियाली जैसा गुण या सुख जैसा भाव, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये वो नाम हैं जो हमारी भावनाओं, गुणों और अवस्थाओं को दिए गए हैं। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब किसी एक का खास नाम, पूरी की पूरी जाति के लिए इस्तेमाल होने लगे? जी हां, ऐसा बिल्कुल होता है। जरा इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। यहाँ विभीषण का इस्तेमाल रावण के भाई के लिए तो नहीं हो रहा। तो फिर इसका मतलब क्या है? यहीं पर भाषा का असली जादू देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ विभीषण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रावण के भाई का खास नाम, लेकिन समय के साथ उनका नाम इतना मशहूर हो गया कि अब ये घर का भेदी या देशद्रोही लोगों की पूरी जाति का प्रतीक बन गया है। इसीलिए इस वाक्य में विभीषणो शब्द एक जातिवाचक संज्ञा की तरह काम कर रहा है। कमाल है ना? तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक साथ रखकर दोहरा लेते हैं। संज्ञा के 5 मुख्य प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक, यानी किसी एक का खास नाम, जैसे दिल्ली। जातिवाचक, यानी पूरी कैटेगरी, जैसे लड़का। समूहवाचक, जो एक ग्रुप को दर्शाए, जैसे सेना। द्रव्यवाचक, यानी कोई पदार्थ, जैसे सोना। और भाववाचक, यानी कोई गुण या भाव, जैसे सुख। तो ये हैं संज्ञा के 5 मुख्य प्रकार। तो अगली बार जब भी आप कहीं बाहर निकलें तो अपने चारों ओर एक अलग नज़र से देखिएगा।
सामने रखी कुर्सी, महसूस होती हवा, लोगों की भीड़ और खुशी का एहसास, इन सब में संज्ञा छिपी है। सवाल यही है कि अब हम अपने आसपास की दुनिया को किस नज़र से या कहें किस संज्ञा से देखेंगे।